फिल्म की शुरुआत रे नाम के एक युवक से होती है। उसे एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वह लॉन्ग वॉक नामक खतरनाक प्रतियोगिता में चुना गया है। पूरा देश इस इवेंट को लाइव देखने के लिए तैयार है और इनाम इतना बड़ा है कि सिर्फ पैसा, दौलत और प्रसिद्धि ही नहीं बल्कि आखिरी बचे प्रतिभागी की कोई भी इच्छा पूरी की जाएगी। रे अपनी माँ के साथ प्रतियोगिता की तैयारी करता है। जैसे जैसे वे चलते हैं, दुनिया की भयावह सच्चाई सामने आती है। सालों पहले हुए युद्ध ने शहरों को तबाह कर दिया था और लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोगों के लिए लॉन्ग वॉक गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन हर साल केवल 50 युवकों को ही मौका मिलता है। रे की मां डर के मारे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रे जिद करता है कि उसे यह प्रतियोगिता पूरी करनी होगी। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो उसकी मां उसे कसकर पकड़ती है, लेकिन रे उसे वादा करता है कि वह वापस लौट कर आएगा। वहां उसकी मुलाकात पीटर मैकविज से होती है। दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और जल्द ही अन्य प्रतिभागियों से भी मिलते हैं, जिनमें हैंक बेकर, स्टेबिन्स और सबसे छोटा प्रतियोगी कर्ली शामिल है। फिर मेजर, जो इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, सामने आता है। वह एक एक करके प्रतिभागियों के नाम पुकारता है। सभी बाहर आते हैं, धातु का टैग लेते हैं और अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जब सभी 50 प्रतिभागियों का नाम हो जाता है, मेजर उन्हें संबोधित करता है। वह याद दिलाता है कि देश अभी भी युद्ध से उभर नहीं पाया है। शहर बर्बाद है, उद्योग कमजोर हैं और लोग परेशान हैं। फिर भी यह लंबी पैदल यात्रा हर साल उत्साह और अनुशासन की भावना जगाती है। उनका कहना है कि देश की असली बीमारी गरीबी नहीं बल्कि आलस्य है। इसलिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ताकि सभी जानें कि धीरज और अनुशासन ही जीवन बचाने की कुंजी है। फिर मेजर नियम बताते हैं। हर प्रतिभागी को कम से कम 3 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा। धीमे होने पर पहली बार चेतावनी, दूसरी बार चेतावनी और तीसरी बार प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। कोई अंतिम रेखा नहीं है, कोई रुकने का बिंदु नहीं, केवल एक ही जीवित बचेगा। मेजर हवा में गोली चलाकर प्रतियोगिता शुरू करते हैं। 50 लड़के आगे बढ़ते हैं। पीछे सशस्त्र सैनिकों से भरे ट्रक चलते हैं। राहगीर किनारे से देख सकते हैं, लेकिन हर कदम पर कैमरे लगे हैं। जैसे जैसे वे 7 मील तक पहुंचते हैं, प्रतिभागी इनाम के बारे में बातें करने लगते हैं। हैंक कहता है कि उसका एकमात्र मकसद पैसा है, लेकिन रे जवाब देता है, केवल पैसा ही लड़ने लायक चीज नहीं है। इस बीच हार्कनेस नामक प्रतियोगी अपनी नोटबुक निकालता है और सभी के नाम और नंबर नोट करता है। वह बताता है कि वह इस लंबी यात्रा पर एक किताब लिख रहा है। पीटर हंसते हुए कहता, अगर हार्कनेस जीत जाता है तो किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे छोटा पैदल यात्री कर्ली धीरे धीरे दर्द से लड़खड़ाने लगता है। रे उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने में मदद करता है और पीटर उसे हौसला देता है, लेकिन कर्ली दर्द से गिर पड़ता है। 3 चेतावनियों के बाद भी वह उठ नहीं पाता और एक सिपाही उसे बेरहमी से मार देता है। यह दृश्य रे को हिला देता है। वह गलती से अपनी गति धीमी कर देता है, लेकिन पीटर उसे जल्दी से आगे खींच लेता है। मेजर गिर चुके लड़के की घोषणा करता है और बाकी प्रतिभागियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि और मौतें तय हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद समूह 17 मील तक पहुंचता है। रे थकान महसूस करता है और सोचता है कि अब वह कितना चल पाएगा। पीटर उसे सलाह देता, अंत के बारे में मत सोचो, बस एक कदम आगे बढ़ाते रहो। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, रे, पीटर, हैंक और बेकर करीब आते हैं और दोस्ती मजबूत होती है। लेकिन अचानक गर्मी और थकान प्रतियोगी नंबर 1 पर हावी हो जाती है। वह सड़क पर बेहोश हो जाता है। कुछ राहगीर उसके लिए चिंता करते हैं, लेकिन बारकोविच हंसता है और मजाक उड़ाता है। सैनिक चेतावनी देते हैं और जब लड़का ठीक नहीं होता तो उसे मार दिया जाता है। हैरानी की बात है कि बारकोविच इस मौत का जश्न मनाता है और सभी को बताता है कि उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। 25 मील के पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते बारकोविच का ध्यान रैंक नामक एक लड़के पर जाता है। पहले तो वह लड़के के नाम का मजाक उड़ाता है, फिर उसकी मां का अपमान कर हद पार कर देता है। रैंक अपना आपा खो देता है और बारकोविच पर हमला करता है, लेकिन वह चूक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। बाकी लोग उसे उठने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वह समय पर खड़ा नहीं हो पाता
और जल्द ही सैनिक उसे गोली मार देते हैं। यह दृश्य देखकर रे और पीटर क्रोधित हो जाते हैं। वे बार्कोविच पर हत्या का आरोप लगाते हैं, लेकिन मनोरोगी जोर देकर कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने लड़के को छुआ तक नहीं था। बाद में एक और प्रतियोगी शौच के लिए बेताब हो जाता है। वह आगे नहीं बढ़ पाता और अपनी गति धीमी कर लेता है। सैनिक उसे चेतावनी देने लगते हैं और जब वह हिलता नहीं तो उसे सबके सामने अपमानजनक तरीके से गोली मार दी जाती है और लड़के केवल अपनी इच्छा शक्ति के सहारे चलते रहते हैं। रे धीरे धीरे अपनी मां के बारे में सपने देखने लगता है। पीटर उसे झकझोर कर जगाता और कहता कि ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। रे स्वीकार करता है कि वह अपनी मां को कितना याद करता है और पीटर उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह जल्द ही फिर से उसे देखेगा। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, रे अनजाने में धीमा पड़ जाता है और उसे दूसरी चेतावनी मिलती है। कुछ ही देर बाद वह फिर लड़खड़ाता है और उसे तीसरी चेतावनी मिलती है। पता चलता है कि 3 चेतावनियां तभी साफ हो सकती हैं जब कोई प्रतियोगी पूरे 3 घंटे तक बिना गलती के चलता रहे। पीटर उसकी मदद करता और उसे प्रोत्साहित करता है, लेकिन रे पलटवार करता है और उसे परवाह करने का नाटक करने का आरोप लगाता है। वह दावा करता है कि पीटर उसे चुपके से गिरा देना चाहता है ताकि उसकी जीत की संभावना बढ़ जाए। पैदल चलने वालों को जल्द ही एक खड़ी पहाड़ी का सामना करना पड़ता है। चढ़ाई कई लोगों के लिए घातक साबित होती है, जो धीमे पड़ जाते हैं और मौके पर ही मारे जाते हैं। रे इससे बहुत प्रभावित होता है और पहले की अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए माफी मांगता है। वह कहता कि उसने जो कहा उसका मतलब वह नहीं था। पीटर उसे चिंता न करने के लिए कहता और सांस लेने में मदद करता है। अगले दिन तक समूह 49 मील तय कर चुका होता है। रे फिर से कमजोर पड़ने लगता है और पीटर से कहता है कि वह बात करता रहे ताकि उसका ध्यान भंग न हो। रे स्वीकार करता है कि वह जीतना चाहता है, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि इसलिए भी कि उसे लगता है कि उसका एक बड़ा उद्देश्य है। लगभग 66 मील के निशान पर हैंक मुश्किल से टिक पा रहा होता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और पीटर उसे संभालने की कोशिश करता है। हैंक केवल गालियां देकर पलटवार करता है और फिर लड़खड़ाकर आगे बढ़ता है। इस बीच हार्कनेस की हालत और भी खराब है। उसका टखना मुड़ गया है और वह गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे धीमा चलने के लिए चेतावनी मिलती है। रे उसे प्रोत्साहित करता, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह विफल हो जाता है। चेतावनियों के बिना ही सैनिक उसे मार देते हैं। रे और पीटर उसकी मौत से टूट जाते हैं। बार्कोविच उनका मजाक उड़ाता है और सुझाव देता है कि वे अपने दोस्त की याद में कोई कविता या गीत लिखें। पीटर अपना आपा खो देता है और उसे फिर हत्यारा कहता है, जिससे एक और गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है। जब समूह आखिरकार 100 मील का पड़ाव पार करता है तो मेजर उन्हें इतनी देर तक टिके रहने के लिए बधाई देता है। लेकिन यह पल छोटा पड़ जाता है जब एक हताश लड़का अचानक पास की इमारत की ओर भागने की कोशिश करता है। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 103 मील पर बचे हुए लड़के यह चर्चा करने लगते हैं कि अगर वे जीत गए तो क्या चाहेंगे। बेकर कहता है कि वह चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट मांगेगा। हैंक बेशर्मी से कहता है कि उसे 10 नग्न महिलाएं चाहिए। पीटर मजाक में कहता है कि वह एक की बजाय 2 विजेताओं की कामना करेगा। जब रे की बारी आती है तो वह कहता है कि वह पूरी व्यवस्था बदलना चाहेगा। बाकी लोग तुरंत कहते हैं कि यह असंभव है, क्योंकि इच्छाएं सीधे तौर पर स्थिति नहीं बदल सकती। हताशा से भरकर समूह चिल्लाने लगता है और मेजर वह पूरी लंबी पैदल यात्रा को कोसता है। उस रात जोरदार बारिश होती है और सभी बुरी तरह भीग जाते हैं। रे अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करता है। पीटर उसे चलते हुए कुछ पल आराम करने के लिए अपने कंधे पर टिका देता है। तीसरे दिन शुरू होते होते वे 144 मील पार कर चुके होते हैं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। एक दुर्लभ शांत क्षण में रे पीटर को अपने अतीत के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसके पिता उसे दर्शनशास्त्र, संगीत और अन्य विषयों की शिक्षा देते थे, जिन पर अधिकारियों ने प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ऐसी शिक्षाओं को देशद्रोह मानती थी। एक दिन मेजर ने सीधे उसके पिता से मुलाकात की और उनसे राज्य के प्रति वफादारी की शपथ लेने और अपनी निषिद्ध शिक्षाएं छोड़ने की मांग की।
उनके पिता ने इनकार कर दिया और उन्हें तुरंत फांसी दे दी गई। रे अंततः बताता है कि उसके लंबी पैदल यात्रा में शामिल होने का असली कारण मेजर को मारना और अपने पिता की मौत का बदला लेना था। अगर वह जीत जाता है तो वह इनाम के तौर पर एक कार्बाइन राइफल मांगने और उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के खिलाफ करने की योजना बना रहा था जिसने उसके पिता को मारा। जब वे 170 मील पहुंचते हैं तो क्रूरता और भी बढ़ जाती है। एक थका हुआ पैदल यात्री सैनिकों की ओर मदद के लिए लड़खड़ाता है। सैनिक उसे टैंक के नीचे पटक कर मार देते हैं। कुछ ही देर बाद एक और प्रतियोगी अपना दिमागी संतुलन खो देता है, अपने कपड़े उतार देता है और गलत दिशा में भटक जाता है। सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर गोलियां चलाते हैं। उसी रात 201 मील की दूरी तय करने के बाद स्टेबिन्स रे के पास एक दुखद खबर लेकर आता है। हैंक लगभग बेहोश हो चुका है। रे उसे हिम्मत देने के लिए दौड़ता है, लेकिन हैंक मुंह फेर लेता है और शांतिपूर्वक सैनिकों की ओर बढ़ता है। उसे वहीं मार दिया जाता है, जिससे समूह स्तब्ध रह जाता है। बेकर खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। कतार तोड़कर अपने गिरे हुए दोस्त तक पहुंचने की कोशिश करता है। सैनिक तुरंत चेतावनी देने लगते हैं। शुक्र है, इससे पहले कि वह खुद को मार डालता, रे उसे पकड़ लेता और घसीटते हुए आगे ले जाता है, चिल्लाते हुए कि हैंक चला गया है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। अगला दिन शुरू होता है और समूह 209 मील पार कर चुका होता है। अब केवल रे, पीटर, बार्कोविच, स्टेबिन्स, बेकर और पार्कर ही बचे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनमें से केवल हैंक ही ऐसा था जिसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, वे सहमत होते हैं कि विजेता को इनामी राशि उसकी पत्नी तक पहुंचानी होगी। किसी ने भी बार्कोविच से योगदान देने के लिए नहीं कहा, जिससे वह अलग थलग महसूस करता है। उपेक्षित महसूस करते हुए बार्कोविच रे के पास जाता है और स्वीकार करता है कि रैंक की मौत के कारण वह अपराध बोध से ग्रस्त है। वह माफी मांगता है और समूह में शामिल होने का अनुरोध करता है। रे उसे अनुमति दे देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बार्कोविच का व्यवहार विचित्र हो जाता है। उसका दिमाग चकराने लगता है और एक झटके में वह आगे बढ़ता और खुद के गले में चाकू घोंप लेता है। सैनिक तुरंत उसे खत्म कर देते हैं। बाकी लोग जो अंदर तक हिल गए थे, उनके पास केवल चलते रहने का विकल्प बचा था। उस रात थका हुआ समूह अपनी हिम्मत बढ़ाने और आगे बढ़ते रहने के लिए साथ मिलकर गाना गाता है। 5वें दिन तक वे 276 मील पहुंच चुके होते हैं और रास्ता उस कस्बे से होकर गुजरता है जहां रे की मां रहती है। पार्कर बताता है कि रे अपनी मां को फिर से देखने के लिए भाग्यशाली है, लेकिन पीटर जोर देकर कहता है कि यह वास्तव में एक अभिशाप है, क्योंकि इससे और मुश्किलें खड़ी होंगी। 233 मील की दूरी तय करने के बाद वे रे के गृहनगर पहुंचते हैं। रे का एक जूता फट जाता है और बेकर उसे दोनों जूते उतारने की सलाह देता, यह चेतावनी देते हुए कि असंतुलित कदम उसे और भी जल्दी थका देंगे। जल्द ही रे भीड़ में अपनी मां को देखता है। पहले तो वह दूर से हाथ हिलाता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। वह उसकी ओर दौड़ता और गले लगाने की भीख मांगता है। इस लापरवाही भरे कदम के लिए उसे बार बार चेतावनी मिलती है और उसकी मां विनती करती है कि वह वहां से चले जाए। जैसे ही सैनिक गोली चलाने की तैयारी करते हैं, पीटर रे को वापस लाइन में खींचता और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। रे को इस तरह निश्चित मौत से बचा लिया जाता है। रे के गृहनगर से गुजरने के बाद पीटर अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब से उसे याद है वह लगातार चल रहा है। युद्ध में अपने माता पिता को खोने के बाद उसे उसके चाचा ने अपने पास रखा और पीटा। तब पीटर केवल 10 साल का था। अकेला छोड़ दिए जाने के बाद वह दूसरे गली के बच्चों के साथ मिला और चोरी लड़ाई करके जिंदा रहा। एक लड़ाई बुरी तरह खत्म हुई जब एक लड़के ने उस पर चाकू से वार किया, जिससे निशान रह गया। बाद में उसकी आंख अस्पताल में खुली, लेकिन उसने हमलावर को दोष देने के बजाय खुद को दोषी ठहराया। उस दिन से उसने प्रण लिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, वह हमेशा रोशनी की तलाश करेगा। पीटर बताता है कि अगर वह जीत जाता है तो इनामी राशि अपने जैसे अनाथ बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। यह सुनकर रे बहुत भावुक हो जाता है। जब वे 3-6 मील पहुंचते हैं, स्टेबिन्स समूह को चेतावनी देता है कि अब किसी को भी एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए। सभी सहमत होते हैं,
हालांकि यह ठंडी और कठोर लगती है। इसके तुरंत बाद बेकर की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन नियम के कारण कोई बीच में नहीं आता। तभी पार्कर भड़क उठता है। वह एक सैनिक पर झपटता, उसकी राइफल छीन लेता और उसे वहीं मार देता है। फिर पार्कर एक अकल्पनीय काम करता है जिससे उसके दोस्त डर जाते हैं। उस शाम बेकर की नाक से खून और भी ज्यादा बहता है। पीटर और रे उसकी मदद करके नियम तोड़ते हैं, लेकिन बेकर जानता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वह उन्हें एक लॉकेट देता और विनती करता है कि अगर वे बच गए तो इसे उसकी दादी को दें। वह उनसे वादा भी करवाता कि जब उसे मारा जाएगा तो वे पलट कर नहीं देखेंगे। वे उसे चलते रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकर नहीं मानता। उसका शरीर जवाब दे देता है और सैनिक उसकी बेरहमी से जान ले लेते हैं। रात होते होते पैदल यात्रा 326 मील तक पहुंच जाती है। केवल रे, पीटर और स्टेबिन्स ही बचे हैं, जो मेजर की निगरानी में एक लंबा पुल पार कर रहे हैं। रे भड़क उठता है और मेजर को गालियां देने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि यह गुस्सा बिल्कुल वैसी ही हत्यारी प्रवृत्ति है जैसी वह एक विजेता में देखता है। तभी स्टेबिन्स सच्चाई उजागर करता है। वह असल में मेजर का नाजायज बेटा है। स्टेबिन्स का कहना था कि उनकी इच्छा उनके पिता के घर में रहने की थी, लेकिन अब उनका शरीर उन्हें विफल कर रहा है। वह पीटर और रे को बताता है कि उनके साथ चलना सम्मान की बात है और सैनिकों को उसे गोली मारने से पहले भाग्य की कामना करता है। अब केवल रे और पीटर ही बचे हैं। पीटर स्वीकार करता है कि एक बच्चे के रूप में वह मरने से डरता था, लेकिन इतने सारे लड़कों को देखने के बाद उसे पता चला कि जीवन में मृत्यु ही एक निश्चितता है और केवल एक चीज चुनने योग्य है कि आप इसका सामना कैसे करते हैं। 331 मील की दूरी पर दोनों एक शहर में पहुंचते हैं जहां भीड़ बेतहाशा जय जयकार कर रही है, यह देखने के लिए उत्सुक कि कौन बच जाएगा। पीटर अचानक रुक जाता है और कहता है कि वह हार मान लेना चाहता है ताकि रे जीत सके और अपनी मां के पास लौट सके। लेकिन रे मना कर देता है और पीटर से चलने का आग्रह करता है, वादा करता कि वे एक साथ आगे बढ़ेंगे। पीटर कुछ और कदम चलता है, बिना जाने कि रे वास्तव में उसके पीछे रुक गया है। 3 चेतावनियों के बाद रे को तुरंत मार दिया जाता है। सैनिक की गोलियां उसके शरीर से फटती हैं और मेजर खुद अंतिम शॉट देता है। पीटर यह देखकर टूट जाता है, जबकि भीड़ उसकी तथाकथित जीत के जश्न में दहाड़ती है। फिर मेजर आगे बढ़ता है और उसे लॉन्ग वॉक का विजेता बनने पर बधाई देता है। वह पूछता है कि पीटर की इच्छा क्या होगी। संयमित रहने के लिए संघर्ष करते हुए पीटर एक सैनिक की कार्बाइन मांगता है और कहता है कि वह इसे अपने भविष्य के बच्चों के लिए एक प्रतीक के रूप में रखना चाहता है। सैनिक संकोच करते हैं, लेकिन मेजर जोर देकर कहता है कि पीटर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वह दुनिया को बेहतर बनाने वाला व्यक्ति है। जैसे ही पीटर राइफल पकड़ता है, वह उसे उठाता और सीधे मेजर पर इंगित करता है। बूढ़ा आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है और अपनी जीत को बर्बाद न करने का आग्रह करता है, लेकिन दुखी पीटर कहता है यह रे के लिए है। फिल्म पीटर के ट्रिगर खींचने, राइफल छोड़ने और बारिश में अकेले चलते हुए खत्म होती है।